कैरियर गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैग यानी CAG के बारे में। इसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली एक संविधान के अंदर स्थापित पद है हमारा, हमारे देश में। जो जितना भी हमारे देश में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, यानी कि जो भी आपके भारत सरकार के सभी जितने भी लेखा कार्य होते हैं, चाहे वो भारत सरकार के हों, चाहे भारत की राज्यों के सरकारों के हों, तो उनके लिए इस कैग की स्थापना हमारे संविधान के अंदर की गई। इन सारे व्यय, इन सारे खर्चे जो भी करे जा रहे हैं, उन सबकी ऑडिटिंग करना। जैसे आपके इसके अलावा जो गवर्नमेंट के स्वामित्व की जो कंपनियां होती हैं, उनकी भी ऑडिटिंग ये कैग के अंडर में होती है। यानी कि ये जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जिनके पास सारी शक्ति होती है कि भारत सरकार जितना भी खर्चे कर रही है, जो भी कहीं पे व्यय किया जा रहा है, वो क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे हमारे कंपनियों में नॉर्मली हम देखते हैं कि टैक्स की ऑडिटिंग होती है, या हमारे इनकम टैक्स की ऑडिटिंग होती है। उसी तरह से जो भारत सरकार के खर्चे होते हैं, या जो राज्यों की सरकारें हैं वो अपने खर्चे कर रही हैं, उन सबका काम जो है वो कैग के द्वारा मैनेज किया जाता है। यानी कैग जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चेक करेंगे कि भैया कौन कौन से हमारे खर्चे किए हैं सरकार ने, और उन खर्चों को किस तरह से सही किया गया है या नहीं किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने गलत तरीके से खर्च कर दिया है पैसा, कहीं रॉन्ग वे में चला गया है। तो उस चीज को निकालने के लिए, सर्च करने के लिए, जांचने के लिए क्या करते हैं, कैग का काम होता है। ये कैग जो है इसके अंदर सबसे अधिक नियंत्रण रखने वाली सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। यानी इसकी इसकी जो स्थापना हुई है वो संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक जो है, अध्याय 5 अगर हम कभी देखेंगे इसके विषय में, तो जो भाग अध्याय 5 है उसके अंदर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि कैग का क्या काम रहेगा, कैग के संवैधानिक रूप से दायित्व क्या होंगे, उसके अलावा उनके कैग के पास क्या क्या हमारी अ, अधिकार क्षेत्र उनके क्या होंगे, वो सारी चीजों का निर्माण किया गया। और ये सर्वोच्च है और संवैधानिक पद है। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात है कि इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये अपना एक अलग संवैधानिक पद होता है। अभी अगर हम बात करें तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है हमारे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, वो हमारे जो कह सकते हैं कि भारत के महालेखा परीक्षक हैं वर्तमान समय में। इनका कार्यकाल जो होता है इसके अंदर हम थोड़ा सा और बताते चलते हैं। 65 ईयर्स की एज रिटायरमेंट की होती है, या आपका 6 साल, 6 साल या 65 साल की एज, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वो आपका इनका कार्यकाल उस क्षेत्र में समाप्त होता है। तो अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि 8 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई थी, 2020 को। यहाँ पे जो नामांकन करता होता है, यानी जो नाम भेजता है, नाम भेजते हैं प्रधानमंत्री भारत के, और इसकी उनकी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संवैधानिक पद है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने सजेशन देंगे और राष्ट्रपति जो है वो उसका निष्पादन करेंगे, या उसकी नियुक्ति प्रदान करते हैं राष्ट्रपति। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नामांकन होता है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। ये संवैधानिक रूप से संविधान के अंदर 148 से 151 के अंतर्गत बनाया गया एक संवैधानिक पद है। और ये जितना भी भारतीय लेखा जोखा होता है, जितना भी भारत सरकार के स्वामित्व की जो कंपनियां हैं उनके, या राज्य सरकारें जो लेखा जोखा कर रही हैं, राज्यों में भी इसी तरह से एक राज्य के प्रमुख लेखाधिकारी होते हैं, या कैग होते हैं, कैग ऑडिटर जनरल होते हैं। वो जो होते हैं लेखा परीक्षक, वो राज्यों के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। और जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, वो उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यों के अंदर। लेकिन केंद्र के अंदर ये प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जो अभी हमारे वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं भारत के कैग या महालेखा परीक्षक, वो इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जम्मू व कश्मीर जो था उसके पहले गवर्नर जनरल थे, उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले थे। क्योंकि अभी आपको भी पता है रिसेंट में ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन, या कह सकते हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत इसको केंद्रीय शासित प्रदेश घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर को। तो वहां पे
जो नियुक्ति हुई है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके पहले थे हमारे क्रिश्चियन मुर्मू जी। उसके बाद अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो ये भारत के महालेखा लेखा परीक्षक है। 2020 से ये इस समय इसके अंदर आए हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या तथ्य हैं इससे संबंधित, उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे जो पद होता है, ये पद, इसके बारे में अगर कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण पॉइंट है तो संविधान में जो महालेखा नियंत्रक पक्ष का पद का जो प्रावधान है वो किया गया है आपके 148 से 151 अनुच्छेद के अंतर्गत। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। नियुक्ति जो होती है 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष की आयु, अधिकतम दोनों में उसके अनुसार होगा। भारत की समस्त वित्तीय प्रणाली यानी संघ और राज्य सरकारों की, उस पर नियंत्रण होता है भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक का। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि ये पद भारत सरकार के अधीन नहीं होता बल्कि एक संवैधानिक निकाय है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है दोनों चीजों में, संवैधानिक निकाय और आपके कोई भी पद का संयोजन जो भारत सरकार के अंतर्गत होता है। यानी कि कैग के ऊपर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये एक स्वतंत्र बॉडी, जैसे न्यायपालिका है, वो एक क्या है, एक आपकी स्वतंत्र अपनी शाखा है, स्वतंत्र एक बॉडी है। उसी तरह से आपकी ये महालेखा परीक्षक भी आपका एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होता है या ऑटोनोमस बॉडी होती है, जो सिर्फ भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है या जो उसके संवैधानिक रूप से कर्तव्य निर्धारित है उनके प्रति वो उत्तरदायी होता है। तो इसी तरह संविधान में इसका भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप ही बनाया गया है। यहाँ से इसकी जो इसको लिया गया था। इसको केवल उन्हीं प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी महाभियोग लगा के ये आप सीधे सीधे नहीं हटा सकते। वेतन लगभग इनके बराबर होता है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होती है कि महालेखा नियंत्रक सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। ये यहाँ पे एक रोक होती है। उसके अलावा इसको धन संरक्षक भी कहा गया है, क्योंकि इसके भारत सरकार और संघ क्षेत्र के जितने भी संचित निधित्व होते हैं, सारे के सारे व्यय जो होते हैं वो इनके अधीन ही होते हैं। यानी ये सबकी ऑडिटिंग करने के लिए ऑथराइज्ड है, इनको पावर है कि वो सारी ऑडिटिंग कर सकते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके अलावा विधानसभा में जो आपके वित्तीय नियंत्रण रखने में भी मदद करते हैं या आपके कार्यपालिका पे बाकी जो लोक लेखा समिति होती है, प्रतिवेदन होते हैं, वो सारे सार्वजनिक रूप से इनको कहा जाता है। यानी भारत का प्रमुख धन संचय या जितना भी धन के संबंधित व्यय हैं, उन सबका नियंत्रण भारत के महालेखा नियंत्रण परीक्षक के पास होता है। थोड़ा सा और कुछ पॉइंट को इसको समझते हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है और इससे संबंधित कुछ और विशेषताएं उनको भी जरा से एक बार देख लेते हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं इससे संबंधित। भारत में संवैधानिक उपबंध की अगर हम बात करें, संवैधानिक उपबंध जो है वो भारत के लेखा नियंत्रक और परीक्षक के संबंध में वो आपके क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि स्वाधीनता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, संवैधानिक उपबंध रखा गया जिससे कि कोई भी आपको कंट्रोल ना कर सके। अगर सरकार के अंतर्गत होगा तो हो सकता है कि सरकार का उसके ऊपर कुछ दबाव आ जाए या कुछ इस तरह का क्षेत्र हो जिसकी वजह से वो पात्र ना कर पाए, यानी कि कार्य ना कर पाए। इस वजह से इसको संवैधानिक उपबंध रखा गया जिससे कि गवर्नमेंट या सरकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा और वो स्वतंत्र रूप से इसको चेक कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप कह सकते हैं इसके विषय पे अपने निर्णय ले सकते हैं। जांच जितनी भी करना है वो सारी की सारी जांच कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर अभी हम और आगे एक देखते हैं कि क्या डिटेल्स आती हैं, वो एक मैं ओपन करता हूँ। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो नियुक्ति की अर्हताएं हैं वो थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि क्या होना चाहिए। भारत का नागरिक होना किसी भी संवैधानिक पद के लिए आवश्यक होता है। भारत में 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए, जबकि लेखा विषय की अच्छी जानकारी हो और राज्य शासन का अनुभव हो। तो जी अभी जो हम जिनकी बात कर रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और उसके अलावा ये पहले प्रमुख सचिव थे, यानी कि उनको उससे संबंधित व्यय और वित्त, उसके अलावा वित्त मंत्रालय में इससे पहले ये आपके व्यय विभाग के सचिव भी थे। तो कह सकते हैं लेखा क्षेत्र की उनकी अच्छी जानकारी है। साथ ही
वो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो इस वजह से उनको आप कह सकते हैं शासन का भी अच्छा अनुभव था। जो कार्य होते हैं यहाँ पे आपकी जो लेखा संपरीक्षा होती है उसके ऊपर प्रतिवेदन को करना, संपरीक्षा करना, जो आपके राज्य और केंद्र के जो व्यय व्यय होते हैं उसके अनुसार वो संचित निधि द्वारा, किसी राज्य की संचित निधि द्वारा जो भी बिना अनुमति के पैसा तो नहीं निकाला गया है उसके ऊपर ध्यान करना। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो ये होता है कि सुनिश्चित करना कि धन जिस विषय के लिए दिया गया है उसका कार्य उसी में सदुपयोग किया गया है या किसी और चीज में किया गया है। तो इन सारी चीजों को समझने वाली बात है। ये आपके प्रमुख कर्तव्य होते हैं आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही संविधान के अंतर्गत किया गया एक प्रमुख पद होता है। इसके विषय में अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये ध्यान रखने की चीज है कि वर्तमान समय के आपके कौन से महालेखा परीक्षक जो है उनकी नियुक्ति कब हुई थी, उनका नाम क्या है। उसके अलावा उसके लिए क्या उपबंध होते हैं, जैसे कि आर्ताएं नियुक्ति की वो क्या है, उनके लिए कार्य क्या होते हैं। साथ ही ये संवैधानिक निकाय और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत इसके विषय पे विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चीज को समझिएगा और उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वो आप जरूर लिख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हम कोशिश करेंगे कि रोज एक लेटेस्ट वीडियो सामान्य अध्ययन, कैरियर से संबंधित जरूर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।